तो वी टॉकिंग अबाउट प्रोफेशन कि प्रोफेशन को कैसे हम एनालाइज करेंगे। और कल हम लोगों ने देखा था कि अगर 10th हाउस का लॉर्ड अगर डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस में होता है तो उसके क्या रिजल्ट मिलते हैं। और हमने ये भी देखा था कि कौन सा प्लैनेट इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू, किस प्लैनेट का इन्फ्लुएंस हमारी जो प्रोफेशन को डिसाइड करता है। आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं उससे जो है कि जो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं हमारे, वो किस टाइप का प्रोफेशन हमको दे सकते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि अगर सन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट फ्रॉम प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो जो है इस टाइप की जॉब जैसे कि हाई पोजीशन इन द गवर्नमेंट, बैंकिंग में पॉलिटिशियन बना सकता है आपको, इन्वेस्टमेंट बैंकर बना सकता है, डॉक्टर बना सकता है, ज्वेलर बना सकता है, या हेड ऑफ एनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है। मून है, मून का संबंध मूलली पानी से भी होता है, तो नेवल ऑफिसर्स है, डेयरी ओनर्स हैं, ट्रेडर्स इन पर्ल्स है, शिपिंग मैग्नेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वाटर रिलेटेड प्रोडक्ट्स में डील जो करते हैं, जर्नलिस्ट हैं, या वीमेन रिलेटेड प्रोडक्ट मून के कारकत्व में आते हैं। ऐसे ही मार्स है, मंगल है। मंगल अगर मेन प्लैनेट हो जाता है तो देन चांसेस आर कि यू आर इन्वॉल्व इन द आर्म फोर्सेस, पुलिस, इंजीनियर, in the real estate, in agriculture, maybe good surgeon, dentist, legal profession, sports person, dealing with the weapons, maybe dealing with the cooking or chef etc. जो होते हैं, रेलवेज में आप काम कर सकते हैं। ऐसे ही जब मरकरी का इम्पॉर्टेंट प्लैनेट होता है प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मरकरी इज मेनली कनेक्टेड विद द कम्युनिकेशन। ये एक तरह की मार्केटिंग स्किल भी देता है आपको, तो अच्छे राइटर बनाता है, एस्ट्रोलॉजर बनाता है, आईटी एक्सपर्ट, प्रोफेसर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, पब्लिशर, जर्नलिस्ट, डिप्लोमेट्स, इंश्योरेंस एजेंट, डाइटिशियंस, कमीशन एजेंट एंड जेमोलॉजिस्ट। जुपिटर जब इम्पोर्टेंट प्लैनेट बनता है तो लॉयर्स हैं, जजेस हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, प्रोफेसर्स, कैपिटलिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर, पॉलिटिशियंस, फिलोसफर्स एंड हेड ऑफ एनजीओस। वीनस का जो significations हैं, they are all connected with the entertainment field or some connected with the fashion designing. So you may be a fashion or interior designer, artist, entertainers, hoteliers, photographers, vehicle dealers, actors, models, architect, computer expert, and beauticians. शनि से जो है, शनि gives you status, so you are a bureaucrat, politician, engineer, agriculturalist, miners, monks, metal dealers, lawyers, judges and philosophers. राहु जो है ये एस्ट्रोनॉट्स, स्पेस इंजीनियर्स, रिसर्च स्कॉलर, साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स इन मेंटल हॉस्पिटल, डिटेक्टिव्स, मैजिशियंस, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, डीलर्स इन पॉइजन ड्रग, communication equipment. Ketu basically connected with the spiritualism only, so religious head, astrologers, linguist, IT, doctors, chemist, detective agent and cleaners. तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन आपको दे सकते हैं। और एक बार जो आपको मालूम पड़ जाता है कि विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट in your horoscope from profession point of view, then you can find out what type of job it can give, what type of profession you are involved in. अब जैसे मैंने कहा था कि जैसे मैरिज के लिए बहुत सारे हाउसेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ऐसे ही प्रोफेशन के लिए भी बहुत सारे हाउसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हाउस है वो फर्स्ट हाउस है, क्योंकि 10th हाउस हमारा कर्म का स्थान है। हम कर्म की बात कर रहे हैं, कर्म का जो पूरा दारोमदार है, इट डिपेंड्स ऑन योर पोटेंशियल, योर कैपेबिलिटी, योर हेल्थ, योर स्ट्रेंथ, योर विल पावर, योर डिटर्मिनेशन, योर पैशन, ये सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए कर्म में अगर आपको अच्छी पोजीशन मिलनी है लाइफ में, तो असेंडेंट हैज टू बी वेरी स्ट्रांग। आप किसी का भी देखिए, किसी का भी आंख बंद करके आप किसी का भी हॉरोस्कोप उठा लीजिए, द पर्सन हु हैज गॉट अ वेरी हाई पोजीशन इन द प्रोफेशन, you always find that ascendant is very strong, and unless ascendant is strong, you're not rather capable, you don't have that potential to get that high position.
तो आप जब भी किसी भी हॉरोस्कोप में अगर असेंडेंट वीक होगा या असेंडेंट स्ट्रांग नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी बहुत प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छी पोजीशन उसको नहीं मिल सकती, क्योंकि वो उसका पैशन ही नहीं है, एप्टीट्यूड नहीं है, उसकी पावर नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, तो नेचुरली वो अच्छी पोजीशन मिलने का सवाल ही नहीं आता। तो जब भी आप किसी का भी प्रोफेशन एनालाइज करें, तो यू हैव टू हैव ए ग्लांस एट द फर्स्ट हाउस. First house becomes very, very important from profession point of view, that because that indicates your capability and potential. और ये एक किसी भी का आप XYZ आप किसी का भी हॉरोस्कोप ले लीजिए, और जिसको भी अगर अच्छी पोजीशन मिली है लाइफ में, तो एंड वी विल डिस्कस आल्सो कि एवरीवन हैज एटलीस्ट वेरी गुड फर्स्ट हाउस या असेंडेंट उसका बहुत स्ट्रांग होता है। फिर प्रोफेशनल लाइफ में जैसे कल भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सेकंड हाउस आल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट, एंड पर्टिकुलरली फॉर द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बिजनेस एक ऐसा प्रोफेशन है, अगर आप परस्यू करना चाहते हैं बिजनेस को, यू नीड लॉट ऑफ मनी एक्चुअली। बिजनेस को स्टार्ट करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, एक्सपेंशन करना है, न्यू प्रोडक्ट करना है, एवरी टाइम यू नीड मनी एक्चुअली, एंड मनी यू गेट ओनली फ्रॉम द सेकंड हाउस, बिकॉज सेकंड हाउस इंडिकेट द रेडी कैश अवेलेबल विद यू। और जब तक सेकंड हाउस स्ट्रांग नहीं होगा, तो मैंने कहा कि एटलीस्ट बिजनेस में आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि पैसा आपके पास नहीं होगा। और जो पर्टिकुलरली बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है, जैसे हमको लोग बात कर रहे थे कि जो सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन केस पीपल आर इंटरेस्टेड फॉर द हाई सैलरी और द हाई पैकेज जॉब, तो वो भी जब ही मिलता है जब सेकंड हाउस आपका स्ट्रांग होता है। तो सेकंड हाउस का रोल पर्टिकुलरली बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सेकंड हाउस हमारा फैमिली का भी हाउस होता है, तो ऐसे लोग जनरली आइदर दे गेट इन्वॉल्व इन द फैमिली बिजनेस और दे टेक ओवर द फैमिली बिजनेस, तो उसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा हो जाती है। और क्योंकि ये 10th हाउस से 5th हाउस है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउस फ्रॉम प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज इट्स कनेक्टेड विद द प्रॉस्पेरिटी आल्सो। और सेकंड हाउस को, जैसा हम लोगों ने कहा था कि हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था हाउसेस का, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो सेकंड हाउस इज द फर्स्ट हाउस ऑफ द वेल्थ ग्रुप। वेल्थ ग्रुप जो है 2, 6, 10 है, तो सेकंड हाउस उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हाउस हो जाता है। और खास तौर से बिजनेस अगर हम करने का नहीं सोच सकते जब तक कि सेकंड हाउस इंपॉर्टेंट ना हो, क्योंकि सेकंड हाउस वेल्थ से डील करता है, एंड बिजनेस में आपको एवरी टाइम एट एवरी स्टेप यू नीड रेडी कैश और वेल्थ एक्चुअली। फोर्थ हाउस की हम बात करें, तो फोर्थ हाउस बेसिकली it indicates the mental temperament of the native, or how you approach to a problem, your whims and fancies, landed property also. And this is the house connected with the direct with the education also. जो भी आपकी बेसिक एजुकेशन होती है, जो आजकल के टाइम की अगर हम बात करें, तो अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं या MBBS हैं या CA हैं या कंपनी सेक्रेटरी हैं, कोई भी जो इस टाइप की जो बेसिक एजुकेशन होती है, वो हम फोर्थ हाउस से ही देखते हैं। और एजुकेशन का, जैसा हम सभी जानते हैं कि उसका डायरेक्ट संबंध हमारे प्रोफेशन से भी होता है, तो इसलिए फोर्थ हाउस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउस बिकॉज इट्स डायरेक्टली कनेक्टेड विद द education, and education naturally will have an impact on your professional life also. Landed property का कहा मैंने, और landed property particularly अगर आप बिजनेस में हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसमें जो भी प्लैनेट होते हैं फोर्थ हाउस में, वो 7th 10th हाउस को एस्पेक्ट भी करते हैं, तो इसलिए सारे जो प्लैनेट यहाँ प्लेस्ड हैं फोर्थ हाउस में, दे ऑल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और पर्टिकुलरली कुछ प्रोफेशन के लिए, जैसा हम देखेंगे भी आगे, फोर्थ हाउस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। फोर्थ हाउस पब्लिक को भी रिप्रेजेंट करता है, और कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें हमें पब्लिक का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, जैसे कि पॉलिटिशियंस हो गए, एक्टिंग हो गया, या एंटरटेनमेंट फील्ड में जाते हैं, तो अनलेस एंड अनटिल वी हैव सपोर्ट फ्रॉम पब्लिक, यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन दीज प्रोफेशंस। तो जब हम इंडिविजुअल प्रोफेशन को देखेंगे,
तब हम देखेंगे कि जो 4th हाउस है, कुछ प्रोफेशन के लिए ये हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और किसी भी पॉलिटिशियन का आप हाउस देखिए, 4th हाउस, यू फाइंड दैट दिस हाउस इज रियली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हाउस। 4th हाउस एंड मून आल्सो, बिकॉज मून आल्सो इज कनेक्टेड विद दिस। तो जब तक पब्लिक का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन द पॉलिटिक्स। फिर 5th हाउस है, कल हम लोगों ने काफी बात की थी इस हाउस की, ये हाउस जो है वो 8th है फ्रॉम द 10th हाउस। और 8th हाउस लॉन्गेविटी का होता है। लॉन्गेविटी मीन्स कि एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में जब आप हैं तो उसकी लॉन्गेविटी कितनी है। या इसको हम उस ढंग से भी देख सकते हैं कि न्यू अपॉर्चुनिटीज इन द प्रोफेशन में आपको नई अपॉर्चुनिटीज का जो हाउस है, या प्रोफेशन में कोई प्रॉब्लम भी अगर आनी है, तो दैट हैज टू बी लुक्ड इनटू बाय द 5th हाउस। 5th हाउस हमारा हायर एजुकेशन का भी है। जैसे हमने कहा अभी कि जो बेसिक एजुकेशन है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है या मेडिकल ग्रेजुएट है, वो हम 4th हाउस से देखते हैं। बट व्हेन वी गो फॉर हायर एजुकेशन, मे बी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, तो उसको हम 5th हाउस से देखते हैं। उसका भी हमारा संबंध प्रोफेशन से ही होता है। तो इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रोफेशन का हाउस इंपॉर्टेंट 5th हाउस इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5th हाउस हमारे इंटेलिजेंस का है, क्रिएटिविटी का है, नोबल आइडियाज का है। तो नेचुरली अगर जब 5th हाउस स्ट्रांग होता है तो यू बिकम मोर क्रिएटिव, मोर इंटेलिजेंस। और ये जरूरी है दोनों चीज का, इंटेलिजेंस का भी और क्रिएटिविटी का। जब तक आप प्रोफेशन में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन प्रोफेशन। और 5th हाउस जैसा लक्ष्मी स्थान है, त्रिकोण स्थान है, और त्रिकोण स्थान प्रोस्पेरिटी के होते हैं। तो प्रोफेशन में प्रोस्पेरिटी भी हम इसी हाउस से ही एग्जामिन करेंगे। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने अभी कहा कि 4th हाउस पब्लिक का हाउस है, और ये सेकंड है फ्रॉम द 4th हाउस। सो व्हाट डज इट इंडिकेट? इंडिकेट्स द वेल्थ ऑफ द पब्लिक। wealth of the public wealth of the public means कि some people they have full time job in speculation या लॉटरी वगैरह में जो इन्वॉल्व होते हैं फुल टाइम, वो हम इसी हाउस से देखते हैं। या आपको स्पेकुलेटिव गेन्स होगा या नहीं होगा, स्टॉक मार्केट से गेन होगा या नहीं होगा, लॉटरी का टिकट आप खरीदते हैं उसमें आप मिलेगा या नहीं मिलेगा पैसा, ऑल दोज थिंग्स आर टू बी सीन फ्रॉम द 5th हाउस ओनली। कि जब भी जो पब्लिक का पैसा है, जैसे स्पेकुलेटिव गेन है, somebody is gaining, somebody is losing। लॉटरी वही है कि सबने टिकट खरीदा पब्लिक ने और एक आदमी को उसका पैसा मिल गया। तो ये पब्लिक का मनी है। जब पब्लिक का मनी आपके पास आता है या आप ऐसे प्रोफेशन में इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पब्लिक का मनी इन्वॉल्व होता है, वो हम 5th हाउस से देखते हैं। और 5th हाउस डायरेक्टली कनेक्टेड विद द स्पेकुलेशन एज वेल एज द लॉटरी आल्सो। और कहा भी कि जब तक 5th हाउस स्ट्रॉन्ग ना हो, you should not indulge in the speculative activities, or you should keep a distance from the stock market। और मरकरी जो है इसका कारक है स्टॉक मार्केट का, या इस टाइप की इंटेलिजेंस का या गेन्स का। तो बेसिक रूल है, अगर आपको अगर स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व होना है तो एक बेसिक रूल है, उसको आप याद कर लेंगे तो कभी गलती नहीं करेंगे, कि अनलेस एंड अंटिल मरकरी इज सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग, you should never indulge in the stock market। just maintain a distance from the stock market। अगर मरकरी किसी भी व्यक्ति का वीक है तो you cannot think of having any gains from the stock market। तो इसलिए मरकरी का स्ट्रांग होना पब्लिक स्पेकुलेशन में खास तौर से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब तक मरकरी का स्ट्रॉन्ग ना हो आपके हॉरोस्कोप में, तो ऐसे लोगों को कभी भी जो है स्पेकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको गेन नहीं हो सकता। और ज्यादा कम गेन जहां तक सवाल आता है तो हम 5th हाउस की पोजीशन से देखते हैं, कौन से प्लैनेट हैं, कौन से स्टॉक्स में आपको गेन हो सकता है, कौन से टाइम आपको बाई करेंगे जब फायदा होगा, कौन से स्टॉक किस टाइम बाई करेंगे तब फायदा होगा। तो ऑल दोज थिंग्स कैन बी एग्जामिन्ड वेरी इजीली विद द हेल्प ऑफ 5th हाउस। लेकिन मरकरी becomes very important planet from speculation point of view। और जब तक मरकरी स्ट्रॉन्ग ना हो तो काइंडली मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम द स्टॉक मार्केट।
और जो जी सर मरकरी के स्ट्रॉन्ग होने के लिए हमें खाली शटबल देखना होगा, ये डिपेंड्स ऑन हाउस ऑफ वेयर मरकरी इज प्लेस्ड? किसी भी प्लैनेट की पोजीशन आप कैसे देखते हैं? अभी तो हम लोग काफी डिस्कस कर चुके हैं। शटबल तो मान लीजिए मेलेफिक है प्लैनेट, तो और प्रश्न उसका ईस्टफल भी से शटबल ज्यादा हो सकता है आपके, उसका बहुत ही अशुभ ग्रह है मान लीजिए कोई भी ओके। फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट है, तो उसको भी बल बहुत हो सकता है। तो बल से कोई रिलेशन नहीं है। बल व्हाट आई एम सेइंग कि द मरकरी शुड बी बेनिफिक इन योर हॉरोस्कोप। स्ट्रेंथ ओके। की बात मत करिए, स्ट्रेंथ कैन बी बोथ ऑफ बेनिफिक एज वेल एज द मेलेफिक प्लैनेट आल्सो। बट व्हाट वी मीन कि जो मरकरी है वो पॉजिटिव होना चाहिए, बेनिफिक होना चाहिए, और शुभ ग्रह आपके हॉरोस्कोप में होना चाहिए। मतलब ईस्टफल ज्यादा होना चाहिए। हाँ, वो कह सकते हैं आप कि उसका ईस्टफल ज्यादा होना चाहिए, बट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हाउ वी डिसाइड अबाउट द फंक्शनल बेनिफिक एंड मेलेफिक प्लैनेट। यस यस। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लीजिए। और वैसे भी जब दशा अंतर दशाएं तो आती ही हैं, तो अगर आप देखते भी नहीं है हॉरोस्कोप में, तभी भी आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सा प्लैनेट आपके लिए ठीक है, कौन सा प्लैनेट खराब है, क्योंकि दशाएं आपकी थ्रू आउट लाइफ आती रहती हैं। तो एक असेसमेंट तो अपने आप ही हो जाता है कि कौन सा प्लैनेट आपके लिए ठीक है, कौन सा प्लैनेट खराब है। लेकिन मरकरी का, जैसे मैंने कहा, कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्पेकुलेशन में, स्टॉक मार्केट में। और जब तक मरकरी स्ट्रॉन्ग नहीं होता, अच्छा नहीं होता आपके हॉरोस्कोप में, तब तक आपको शुड नॉट वेंचर इनटू द स्टॉक मार्केट। थैंक यू सर। फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी का हाउस है। आपके जो नए नए आइडियाज आते हैं, नई नई चीजें आप डेवलप करते हैं, एंड इज पावर ड्यू टू ओन स्किल। आप अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर आगे बढ़ते हैं। इट मींस यू हैव सम अनपैरेलल स्किल आल्सो। और जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हाउस इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब भी किसी व्यक्ति को बिजनेस में पैसे की जरूरत पड़ती है, तो अगर फिफ्थ हाउस आपका स्ट्रॉन्ग है तो यू कैन अरेंज द मनी वेरी इजीली। अगर फिफ्थ हाउस अगर स्ट्रॉन्ग है तो बिजनेस में या कभी भी आपको कॉमर्स एंड ट्रेड में जब डील करते हैं, एंड व्हेन यू नीड लॉट ऑफ मनी एक्चुअली, तो रेडी क्रेडिट इज वेरी इजीली अवेलेबल फॉर सच पीपल। कभी कभी हम देखते हैं कि पैसे की बहुत जरूरत होती है, कहीं हमें लोन का अरेंजमेंट नहीं होता, कहीं फाइनेंस अरेंजमेंट नहीं होते, कहीं से पैसा मिलता नहीं है। लेकिन जिन व्यक्तियों का फिफ्थ हाउस अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे लोगों को पैसा अरेंज करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और दूसरा, मैंने ये भी कहा था कि फिफ्थ हाउस से वी सी द पर्सनालिटी व्हिच अट्रैक्ट द अपोजिट सेक्स। तो ऐसे लोगों को प्रोफेशन में भी आप देखेंगे कि अपोजिट सेक्स से भी काफी हेल्प मिलती है इन प्रोफेशनल मैटर्स। और इसी हाउस से हम ये भी देखते हैं एप्टीट्यूड फॉर लर्निंग, कि आगे सीखने के लिए आपका क्या एप्टीट्यूड है। तो ये फिफ्थ हाउस का रोल है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। फिर अगर हम सिक्स्थ हाउस को डिस्कस करें, कल हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो सिक्स्थ हाउस है, दिस इज 9th फ्रॉम द 10th एंड 10th फ्रॉम द 9th हाउस, कि एक तो प्रोफेशन में आपका भाग्य हो गया, और दूसरा सक्सेस इन ऑल अंडरटेकिंग, वट एवर जॉब यू अंडरटेक, वट एवर वेंचर यू अंडरटेक, whether you will get success or not, and what will be your productivity or the efficiency, that we decide from this house. तो इसलिए ये हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसीलिए हम इसको सेकेंडरी हाउस ऑफ प्रोफेशन भी बोलते हैं, कि जब तक इस हाउस की हमें मदद नहीं मिलेगी, जब तक ये हाउस स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक इस हाउस का रिलेशन 10th हाउस के साथ नहीं होगा, तब तक आपके प्रोफेशन का भाग्य आपका साथ नहीं देगा। और हम कितना भी खराब कहें, त्रिक हाउस कहें, त्रिशडाय हाउस कहें, लेकिन आप देखते हैं कि जितने भी जो लोगों को हाई स्टेटस मिलता है प्रोफेशन में, they always have a relation with the 6th house. 10th house has a relation with the 6th house. तो प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको हमने सेकेंडरी हाउस ऑफ प्रोफेशन कहा, हाउस ऑफ सर्विस भी कहा, कि जब 10th हाउस का एसोसिएशन 6th हाउस के साथ होता है तो आप सर्विस में इन्वॉल्व होते हैं, या डिसाइड करने में भी कि आप सर्विस आपको परस्यू करना है या बिजनेस परस्यू करना है, तो उसमें भी आप 6th और 7th हाउस की कंपैरेटिव स्ट्रेंथ देखते हैं
कि अगर 7th हाउस स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू द 6th हाउस, तो आपका जो एप्टीट्यूड होता है टुवर्ड बिजनेस होता है, और अगर 6th हाउस स्ट्रॉन्ग है तो योर एप्टीट्यूड इज टुवर्ड द सर्विस। बट ये मत भूलिए कि छठा घर त्रिक हाउस भी है, त्रिशडाय हाउस भी है, उसके भी इफेक्ट आएंगे। ऐसा नहीं कि प्रोफेशन के लिए भाग्य हो गया तो सब कुछ ठीक ठाक है। जो हाउस है, जो प्लैनेट है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमेशा ध्यान रखिए। सैटर्न आपका कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बट झटके भी देगा, प्रॉब्लम भी देगा, ऑब्स्टिकल्स भी देगा, वो भी ध्यान रखिए उसमें। तो ऐसे ही जब हम 6th हाउस की बात कर रहे हैं कि प्रोफेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, बट यू हैव टू फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स जब 10th हाउस और 6th हाउस का रिलेशन होगा या 6th हाउस बहुत स्ट्रांग होगा। तो एक हमें एक बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है 6th हाउस में, क्योंकि 6th हाउस के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो it should be strong enough but not so strong कि the losses are more than the profit actually। तो एक बहुत ही एक प्रूडेंटली एक बैलेंस एक रखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि नुकसान ज्यादा हो जाए फायदे की जगह। तो एक कंप्रोमाइज करते हैं हम, 6th हाउस को स्ट्रांग बनाते हैं प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ये ध्यान में रख के कि हाँ हमें प्रॉब्लम भी आएंगी, उसको भी हमें फेस करना पड़ेगा। बट इन एनी केस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउस, बिकॉज सारा कुछ इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप जो भी रिसोर्सेज हैं आपके पास, पैसा है, टाइम है, एफर्ट्स हैं, उसका यूटिलाइजेशन किस तरह से होगा, उसका जो यूटिलाइजेशन होने के बाद उसका जो बेनिफिट होगा, पूरा मिलेगा, आधा मिलेगा, कितना मिलेगा। तो अगर 6th हाउस अच्छा होता है तो आपका जो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो पूरा होता है, उसकी आपको पूरी एफिशिएंसी मिलती है। फिर 7th हाउस अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, दिस इज 10th फ्रॉम द 10th हाउस। तो इन एनी केस, बिकॉज विद द from the principle of bhavati bhavam, we have to see the same 10th from the 10th also. So in any case this house will have an influence on the matter of profession, तो हमें इसको देखना ही है। और ये भी कहा कि जो this house deals with all the people who are not your family members, तो relationship with all the people outside family, तो ये उनको दिखाता है। और जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो नेचुरली बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या पार्टनरशिप है, एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लीगल बॉन्ड्स हैं, ये सारा हम बिजनेस में डील करते हैं। पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव वेंचर्स, तो वो सारा हम इसी हाउस से देखते हैं। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हाउस बहुत स्ट्रांग या अच्छा स्ट्रांग होता है, तो बिजनेस में आपको सक्सेस मिलती है। और ये हाउस आपके अपोजिट सेक्स का भी हाउस है, तो इसलिए you get the help also from the opposite sex in the professional matters। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये 7th हाउस जो है रेलेवेंट हो जाता है प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर अगर हम 8th हाउस की बात करें, वो भी हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि 8th हाउस खराब हाउस है, दिस इज द वर्स्ट त्रिक हाउस, बिकॉज दिस इज 12th फ्रॉम द 9th हाउस, हमारे भाग्य की हानि करता है। बट प्रोफेशन के लिए ये हाउस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो है दिस इज 11th फ्रॉम द 10th हाउस। गेन्स इन द प्रोफेशन, प्रोफेशन तो आपको अच्छा दिला देगा 6th हाउस, लेकिन उस प्रोफेशन में गेन्स होंगे या नहीं होंगे, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द 8th हाउस। तो 8th हाउस इज द हाउस ऑफ गेन्स इन द प्रोफेशन। और दूसरा, पर्टिकुलरली जब बिजनेस करते हैं और बिजनेस में कोई बहुत बड़ा लोन लेने की जरूरत पड़ती है, बड़ी बड़ी कंपनी में या बड़े बड़े बिजनेस में, तो वो भी हम 8th हाउस से देखते हैं कि वो लोन अरेंजमेंट हो पाएगा या फाइनेंस का अरेंजमेंट हो पाएगा। दैट आल्सो वी सी फ्रॉम द 8th हाउस। 8th हाउस इज अनअर्न्ड मनी आल्सो, कि पैसा आपको उस फॉर्म में आता है या नहीं आता, वो भी एक बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और 8th हाउस आपका एप्टीट्यूड भी है, लिगेसी भी है, और ये कुछ सीक्रेट चीज जितनी भी होती हैं, हिडन मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हैं, हिडन वेल्थ है, क्रॉनिक डिसीजेस होती हैं, उसको भी डील करता है। और ये भी ध्यान रखिए कि अगर मैलिफिक प्लैनेट होते हैं 8th हाउस में,
तो नेचुरली द पीपल आर इन्वॉल्व इन द हिडन एजेंडास और उनका बिहेवियर क्रिमिनल होता है, अनएथिकल डीलिंग होती हैं। तो ऐसे लोगों को अगर प्रोफेशन में इन्वॉल्व भी करना है तो वी हैव टू कीप दैट इन द माइंड एक्चुअली। तो कभी कभी काफी नुकसानदायक हो जाते हैं ऐसे लोग, बिकॉज दे ऑल हैव देयर हिडन एजेंडा, दे यूज्ड सम अनएथिकल डीलिंग्स आल्सो। नाइन्थ हाउस को हमने कहा कि धर्म का हाउस है, त्रिकोण हाउस है, और लग्न के बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस है दैट इज द नाइन्थ हाउस। तो नाइन्थ हाउस हमारे फॉर्चून का हाउस है, लक का हाउस है, और हायर एजुकेशन का भी है, क्योंकि जब हम फिफ्थ हाउस से पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का एजुकेशन देखते हैं तो नाइन्थ हाउस से हम और आगे या रिसर्च लेवल का एजुकेशन देखते हैं। तो इट इंडिकेट्स हायर एजुकेशन, हाई लर्निंग, हाई नॉलेज, और ये जितने भी रिसर्च है, इन्वेंशन है, एक्सप्लोरेशन है, उनको रूल करता है। और क्योंकि धर्म का भी स्थान है इसलिए स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन, फिलोसॉफिकल बेंट ऑफ माइंड, एंड दिस इज हाउस ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस आल्सो। कि जब भी हम फॉरेन ट्रेवल की बात करते हैं तो भी हम देखते हैं कि नाइन्थ हाउस का रोल उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड इट इंडिकेट्स कि जब एक योग जो धर्म कर्माधिपति योग होता है, जब नाइन्थ और टेंथ हाउसेस का आपस में एसोसिएशन होता है तो धर्म कर्माधिपति योग बनता है, विच इज द योगा ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर एज फार एज प्रोफेशन इज कंसर्न। तो उस केस में जब नाइन्थ और टेंथ का एसोसिएशन होता है तो यू हैव अबंडेंस ऑफ वेल्थ, फेम, एमिनेंस एंड एवरीथिंग व्हाट यू नीड इन द प्रोफेशन। फिर 11th हाउस का रोल है। 11th हाउस वैसे गेन्स का हाउस है, इनकम का हाउस है, और क्योंकि 10th हाउस से सेकंड हाउस है इसलिए वेल्थ का भी हाउस है। और इसके अलावा जो आपके एस्पिरेशंस होती हैं, विशेस होती हैं, उनके रियलाइजेशन के लिए, success in all undertaking, and even for the high education, foreign collaboration, election, litigation, and relationship with the friends and the siblings also. So all these things are to be seen by the 11th house. तो ये houses हैं जो important हो जाते हैं profession के point of view से। इसलिए जब हम profession को analyze करते हैं तो we analyze all these houses also, और उसके बाद हमें पता लगता है कि प्रोफेशन किस टाइप का होगा, क्या प्रॉब्लम होंगी, क्या परस्यू करना चाहिए, ऑल दोज थिंग्स देन वी कम टू नो एक्चुअली। अब इसके बाद जो मेन क्वेश्चन आता है कि whether one should pursue सर्विस और one should pursue बिजनेस। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें बार बार डिसाइड करना पड़ेगा कि किसी भी व्यक्ति के लिए सर्विस सुटेबल है या बिजनेस सुटेबल है। तो अगर हम बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट एक बार हमको पता लग जाएगा तो इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट कि कौन सा हाउस, कौन सा प्लैनेट, कौन सा साइन बिजनेस के लिए रेलेवेंट होगा। बिजनेस में आप देखते हैं कि फर्स्ट थिंग इज कि यू हैव टू हैव लॉट ऑफ रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, कि बार बार जब लॉसेस होते हैं, प्रॉब्लम होती हैं बिजनेस में, तो और कई बार लॉसेस भी हैं, तो उसके लिए रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। तो एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, करेज है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, तो वो बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। फिर कहा फोरसाइटेडनेस एंड इंटेलिजेंस, आपको ध्यान रखना पड़ता है कि एक साल में क्या चेंज होने वाला है, और जो लोग ऐसा नहीं करते नेचुरली दे आर नॉट सक्सेसफुल। यू हैव टू मूव विद द टाइम, यू हैव टू मूव विद द टेक्नोलॉजी, और राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, and that too you have to have the independent decision making capability also, क्योंकि वहाँ कोई हेल्प नहीं करता। सर्विस में तो बहुत है, आपके ऊपर नीचे लोग हैं, लेकिन बिजनेस में जो आप डिसीजन लेते हैं दैट इज एट द स्पर ऑफ मूवमेंट, और वो भी एक राइट डिसीजन होना चाहिए, और किसी को कंसल्ट आप नहीं कर सकते, किसी की एडवाइस नहीं ले सकते। तो उसके लिए जो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। फिर है कि जो भी प्रॉब्लम आती हैं बिजनेस में, इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स यू शुड हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू कीप इट गोइंग, कि नहीं, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम मजबूती से उसका सामना करेंगे। तो वो एक अगेन वही हम कहेंगे कि करेज है, डिटर्मिनेशन है, इज कनेक्टेड विद दैट आल्सो।
Then what is more important is the good relationship with the business world. क्योंकि जब तक बिजनेस में आपके रिलेशन ठीक नहीं होंगे, मे बी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, जब तक आप बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो आपको देखना है कौन सा प्लैनेट है, कौन सा हाउस है जो इसके लिए रेलेवेंट हो जाता है। देन वी डिस्कस दैट एट एवरी स्टेज वी नीड द मनी फॉर द बिजनेस। तो एक मनी अरेंज करने का आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए या मनी होना चाहिए, तब आप बिजनेस करने का सोच सकते हैं, एंड अदरवाइज नहीं। जबकि ये सारी चीजें जो हैं वो सर्विस में इतना मैटर नहीं करती हैं। इसके अलावा जब दो चीजें हैं कि लग्न आप खुद हैं और 9th हाउस बॉसेस को रिप्रेजेंट करता है और 5th हाउस आपके सबऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है। 9th हाउस बॉसेस को और 5th हाउस आपके सबऑर्डिनेट्स को। जब भी लग्न का एसोसिएशन 9th हाउस के साथ होता है, जब भी लग्न का एसोसिएशन 9th हाउस के साथ होता है, यू वांट टू बी योर ओन बॉस, यू कांट वर्क अंडर ए बॉस, you want to be your own boss. You want to be your own boss means ki you have an aptitude for business only. You can't be successful in the service. तो जब भी लग्न का एसोसिएशन 9th हाउस के साथ हो, तो ऐसे लोगों जो है वो सर्विस में सक्सेसफुल नहीं होते। और जबकि अगर लग्न का एसोसिएशन 5th हाउस के साथ होता है, तो यू वेरी कंफर्टेबल इन द सर्विस, देयर इज नो प्रॉब्लम विद द बॉसेस। तो ऐसे लोग का जो एप्टीट्यूड होता है वो सर्विस की तरफ होता है। और जब लग्न और 9th हाउस का एसोसिएशन होता है, तो ऐसे लोगों का जो एप्टीट्यूड होता है वो बिजनेस की तरफ होता है। उनको आप सर्विस कराएंगे तो दे वोंट बी सक्सेसफुल बिकॉज दे कांट वर्क अंडर ए बॉस। तो एक हम ये भी देख सकते हैं कि लग्न का संबंध 9th हाउस से है अथवा नहीं है। 9th हाउस से है तो नेचुरली एक बहुत बड़ा एक मेजर पॉइंट हो जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों को सर्विस में सक्सेस नहीं मिलती, ऐसे लोग बिजनेस में ही कंफर्टेबल रहते हैं। फिर जो बिजनेस के लिए पैसे की हमने बात की, तो पैसे जो है वो 2nd हाउस है, वही हमारे वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। और जो हम कहा कि जो ट्राइन्स हैं या वेल्थ ग्रुप है 2nd, 6th एंड 10th हाउसेस से हम देखते हैं। तो 2nd हाउस जो है या they represent money from partner, then loan from financial institutions and the self. 2nd house self का है, और जो 6th house है वो represent करता है loan from the partners, और 10th house represent the loans from the financial institutions. तो पैसे का अरेंजमेंट करना है तो उसके लिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से 2nd हाउस इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर जैसे कहा कि करेज होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो नेचुरली 3rd हाउस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर ए बिजनेस पर्सन, जो कि सर्विस में जरूरी नहीं है सब चीजें जो है, बट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से 3rd हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 3rd हाउस ही नहीं बट उसका जो सिग्निफिकेटर प्लैनेट है मार्स, दैट आल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम 3rd हाउस को देखते हैं, मंगल की पोजीशन देखते हैं। जब तक ये दोनों स्ट्रांग ना हो तब तक naturally business में one should not venture because such people are not successful in the business. और 3rd हाउस हमारे ओन एफर्ट्स का भी हाउस है, कि जब हम 3rd हाउस इज वेल प्लेस्ड देन वी मेक आवर ओन एफर्ट्स। हम अपने बल पर, अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। और ये भी कहा कि सैटर्न अगर 3rd हाउस में होता है, देखिए सैटर्न इज ए मैच्योर प्लैनेट, सैटर्न इज नॉट लाइक मार्स। सैटर्न जो है एक एक्सपीरियंस टाइप की चीज देता है, एक मैच्योरिटी देता है आपको। तो इसलिए जब सैटर्न का प्लेसमेंट 3rd हाउस में होता है तो यू हैव द कैपेबिलिटी टू हैंडल ऑल ऑड सिचुएशंस। जितनी भी जो ऑड सिचुएशंस आती हैं उसके अंदर, क्योंकि आपके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है तो आप उनको हैंडल कर पाते हैं। और जस्ट लाइक एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ही नोज द ट्रिक्स टू ग्रो एंड एक्सपेंड। तो वही एक शनि का प्लेसमेंट होने से भी 3rd हाउस में वो कैपेबिलिटी आपके अंदर
आ जाती है, बिकॉज शनि स्टार्ट्स एक्ट लाइक ए मैच्योर प्लैनेट। 5th हाउस है जो अभी देखा हमने कि वो डिसीजन मेकिंग का हाउस है, इंटेलिजेंस का हाउस है, क्रिएटिविटी का हाउस है। वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम ये बात की डिसीजन मेकिंग के लिए। तो 5th हाउस का भी जो स्ट्रांग होना, या जुपिटर सिग्निफिकेटर है उस हाउस का, उसका स्ट्रांग होना भी बहुत जरूरी है अगर आपको बिजनेस में ग्रो करना है। 7th हाउस है ही बिजनेस का हाउस, ये बिजनेस है, पार्टनरशिप है, एग्रीमेंट्स है, वो सब 7th हाउस से ही कंट्रोल होता है। और 7th हाउस जैसे कहा कि यू शुड हैव द कैपेबिलिटी टू कीप इट गोइंग इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स, तो वो भी हमारी 7th हाउस से ही वो कैपेबिलिटी आती है। और जो रिलेशनशिप विद द बिजनेस वर्ल्ड की बात की, उसके लिए भी 7th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो जाता है मरकरी व्हेन वी टॉक विद द रिलेशनशिप विद द बिजनेस वर्ल्ड। और जो 11th हाउस है वो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स है, ड्रीम्स, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, न्यू बिजनेस प्रपोजल, ऑल टाइप ऑफ गेन्स, तो ये सब जरूरी है बिजनेस के लिए। और 12th हाउस में कहते हैं कि जो बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है बिजनेस में, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द 12th हाउस। इसलिए कोई अगर बहुत बड़ा बिजनेस आप करना चाहते हैं जिसमें बहुत ज्यादा पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो 12th हाउस फिर उस केस में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यही कहा कि अगर हम इन हाउसेस को देखेंगे तो जब 10th हाउस का एसोसिएशन 2nd, 7th और 11th हाउस के साथ होता है, तो दैट इंडिकेट्स सक्सेस इन द बिजनेस। और मैंने कहा कि मरकरी का रोल बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मरकरी एक आपके अंदर एक पावर देता है टू मेक फ्रेंड्स एंड टू कीप देम फॉर ए लॉन्ग रन, कि एक दोस्तों को बनाना और उनको बहुत समय तक अपने साथ में रखना, ये जो क्वालिटी है ऐसे लोगों में होती है जिनका मरकरी बहुत स्ट्रांग होता है। आप किसी का भी देखिए, अगर मरकरी स्ट्रांग है, दे वेरी एक्सपर्ट इन डेवलपिंग रिलेशनशिप विद एनीबॉडी एक्चुअली। तो मरकरी का रोल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हमने कहा भी कि इट्स ए प्लैनेट ऑफ बिजनेस आल्सो। तो just to develop relationship with the business world, Mercury will play very important role. Mercury intelligence का भी planet है, और जो भी प्रॉब्लम को हैंडल करना है, मैनेज करना है बिजनेस को, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना है विद द विजन, और कैपेसिटी टू सर्वाइव इन द मार्केट, ये सारी चीजें हमें मरकरी से आती हैं। और इसीलिए मरकरी का जो रोल है बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है। और कहा क्योंकि पैसे का इन्वॉल्वमेंट है बिजनेस में, एंड यू वांट टू गेट अ गुड पोजीशन, यू वांट टू हैव लॉट ऑफ मनी आल्सो, तो आपके हॉरोस्कोप में बहुत सारे धन योग, राजयोग होने चाहिए, जब भी ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं, अदरवाइज ये सब चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, धन योग, राजयोग क्या है प्रोफेशन में, तो दैट आल्सो वी विल डिस्कस सेपरेटली। अब सर्विस के लिए क्या जरूरी है? सर्विस में जैसे मैंने कहा कि जब लग्न और 5th हाउस का एसोसिएशन होता है, देन यू आर वेरी कंफर्टेबल इन द सर्विस, एब्सोल्युटली देयर इज नो प्रॉब्लम। और जब भी ऐसे लोग जो लग्न और 5th हाउस का जिनका एसोसिएशन है, ऐसे लोग अगर सर्विस करेंगे तो उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम सर्विस में नहीं होती है। 2nd हाउस कहा कि if you are qualified in, you are in search of the high salaried, high package job, then 2nd house has to be strong. जब तक 2nd house strong नहीं होगा तो आपको सैलरी में भी जो है बहुत पैसा, जॉब में भी बहुत पैसा नहीं मिलेगा। तो अगर आपकी इच्छा है, या कोई लोग पूछते भी हैं आपसे कि मुझे हाई पैकेज जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, हाई सैलरीड जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आप उसका 2nd हाउस देख सकते हैं। और अगर 2nd हाउस स्ट्रांग है, देन ओनली देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हाई सैलरीड जॉब, अदरवाइज नहीं मिलेगी। आप कितना भी क्वालिफाइड क्यों ना हो, लेकिन 2nd हाउस अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो आपको हाई पैकेज जॉब नहीं मिलेगा। 6th हाउस को कहा हाउस ऑफ सर्विस, तो इसीलिए 6th हाउस का 10th हाउस के साथ जब एसोसिएशन होता है, तो नेचुरली यू हैव एन एप्टीट्यूड फॉर द सर्विस, और यू आर लाइकली टू परस्यू द सर्विस। तो जैसे कि
बिजनेस में कहा था कि 10th हाउस का एसोसिएशन 2nd, 7th और 11th के साथ होना चाहिए। यहाँ पर जो 10th हाउस का एसोसिएशन जो है वो 2nd, 6th और 11th हाउस के साथ होता है, तो देन यू आर सक्सेसफुल इन सर्विस। और जहाँ तक सर्विस में स्टेटस का सवाल है, आपको अथॉरिटी का सवाल है, तो उसके लिए 2 प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सन और सैटर्न। सन गिव्स यू अथॉरिटी एंड सैटर्न गिव्स यू स्टेटस। तो इसलिए अगर आपको जॉब में बहुत अच्छा स्टेटस मिलना है, अथॉरिटी मिलना है, तो इट इज वेरी एसेंशियल दैट बोथ दिस प्लैनेट शुड बी स्ट्रांग। जब तक ये दोनों प्लैनेट स्ट्रांग नहीं होंगे, आपको बहुत अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा हाई स्टेटस वाला जॉब या हाई अथॉरिटी वाला जॉब नहीं मिलेगा। बहुत से लोग पूछने आते हैं कि सिविल सर्विस में मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मुझे बहुत टॉप पोजीशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो सिंपल सी बात है कि आप सन और सैटर्न की पोजीशन देखिए, और अगर सन और सैटर्न दोनों ही स्ट्रांग हैं, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वेरी गुड जॉब, वेरी स्टेटस एंड अथॉरिटी बोथ। बट अगर एक भी अगर वीक है इनमें से, तो आपको वो पोजीशन नहीं मिल सकती। आप कितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं या हाई क्लास बिजनेसमैन हैं, उनका किसी का भी हॉरोस्कोप देखिए, एटलीस्ट दीज 2 प्लैनेट्स हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। बिना इनके स्ट्रांग हुए आपको पोजीशन नहीं मिलेगी। एक अगर स्ट्रांग है, सन मान लीजिए स्ट्रांग है, तो इवन एक ट्रैफिक कांस्टेबल, ही हैज लॉट ऑफ अथॉरिटी बट ही डजंट हैव ए स्टेटस। तो स्टेटस के लिए आपको दोनों चीजों की बहुत जरूरत है, सन की भी और सैटर्न की भी। और वैसे भी जो राजयोग वगैरह जब ऑपरेट होते हैं, तो जब तक सन और मून का प्लेसमेंट अच्छा नहीं होगा, बिकॉज दीज आर द 2 रॉयल प्लैनेट्स, सन एंड मून, और जब तक ये रॉयल प्लैनेट स्ट्रांग नहीं होंगे, तो नेचुरली यू कांट एक्सपेक्ट टू गेट ए राजयोग, या राजा की पोजीशन आपको नहीं मिल सकती। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे कि अगर आपको बहुत ही हाई स्टेटस, हाई अथॉरिटी मिलना है, तो ऑल द 3 सन, मून एंड सैटर्न, दे हैव टू बी वेरी स्ट्रांग प्लैनेट्स इन द हॉरोस्कोप। फिर अभी जो बात की कि 6th हाउस सर्विस का है और 7th हाउस बिजनेस का है, तो अगर 6th हाउस इज स्ट्रॉन्गर as compared to the 7th house, then also you get success in the service, or you should pursue service only because business का house इतना strong नहीं है. And potential for employment we see from 1st, 6th and 10th houses. So this is how we examine this service और business, कि कुछ planet हैं, कुछ houses हैं जो business के लिए बहुत important है, और जब तक वो houses या planet strong नहीं होंगे, one should not venture in the business actually. सर्विस में तो चल जाता है सब कुछ, लेकिन बिजनेस में पैसा भी इन्वॉल्व है, आपको क्रिएटिविटी भी बहुत चाहिए, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी बहुत चाहिए। तो उन सब की वजह से बिजनेस के लिए बिल्कुल एक अलग रिक्वायरमेंट आपकी बन जाती है। इसके बाद हम थोड़ा सा जो है डिफरेंट प्रोफेशन को भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि हर प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके लिए कौन सा प्लैनेट, कौन सा हाउस, कौन सा साइन इंपॉर्टेंट होता है। तो वंस वी अंडरस्टैंड द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी प्रोफेशन, तो ये बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए कि डिसाइड करना कि आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से आपके कौन सा प्रोफेशन आपके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होगा। क्योंकि लोग यही पूछते हैं कि कौन सा प्रोफेशन हमें परस्यू करना चाहिए, और जब तक, and it's a very important question also, because if you are at the right profession as per your aptitude, naturally you get success in that profession. और अगर हम शुरुआत एस्ट्रोलॉजर से ही करें, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर सिटिंग इन दिस क्लास एक्चुअली, तो एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जो 8th हाउस है हॉरोस्कोप का, that represents the occult subject, and astrology is a part of the occult subject. जो 8th हाउस है वो जो भी occult subject होते हैं एस्ट्रोलॉजी जैसे, उनका हाउस है, और इसीलिए एस्ट्रोलॉजर के लिए
8th house is the most important house. In case you want to have a knowledge in this subject, then 8th house has to be strong. और 8th house की knowledge, occult subject की knowledge, और knowledge के जो कारक हैं planet, वो हैं मरकरी या जुपिटर। दो planet हैं जो knowledge के कारक बन जाते हैं हमारे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब तक 8th हाउस का संबंध, एसोसिएशन मरकरी या जुपिटर के साथ नहीं होगा, we cannot have a knowledge of this subject. It's very essential that 8th house should be associated either with the Mercury or with the Jupiter. Then only you can think of getting knowledge in this subject. तो 8th house के लिए जो है मरकरी या जुपिटर का एसोसिएशन अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज लेनी है तो बहुत जरूरी है। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है फ्रॉम एस्ट्रोलॉजर, देखिए आपने जैसा देखा कि बहुत सारी चीजों को हमें एनालाइज करना पड़ता है एंड साइमल्टेनियसली। हम टाइम नहीं होता है इतना, जो लोग आपके पास आकर बैठते हैं तो आपको 2-4 दिन का टाइम नहीं मिलता। विद इन 15 to 15-20 मिनट्स यू हैव टू सी एवरीथिंग एंड यू हैव टू एनालाइज सो मेनी फैक्टर्स। जैसे आपने देखा डिविजनल चार्ट है, अष्टक वर्गा है, षटबल है और भाव चलित है, पता नहीं क्या क्या चीजें आप देखते हैं। तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? रिक्वायरमेंट इज यू शुड हैव अ वेरी गुड एनालिटिकल एबिलिटी। और पहले हम इसको मैथमेटिकल एबिलिटी भी बोलते थे, बट क्योंकि अब हमारा सॉफ्टवेयर है उसकी मदद हमको सॉफ्टवेयर से मिल जाती है, तो मैथमेटिकल एबिलिटी की हम बात नहीं करते, वी टॉक ऑफ एनालिटिकल एबिलिटी। वो बहुत जरूरी है क्योंकि लोग आपके पास आते हैं और 5 मिनट में 10 मिनट में आपको फ्रॉम बर्थ टू डेथ दे वांट टू नो एवरीथिंग। सो यू शुड हैव अ वेरी गुड एनालिटिकल एबिलिटी। एनालिटिकल एबिलिटी कैसे आएगी? एनालिटिकल एबिलिटी के लिए कहा कि इफ मार्स हैज एन एसोसिएशन विद द मरकरी, मार्स और मरकरी का जब एसोसिएशन होता है किसी भी नेटिव के हॉरोस्कोप में, दैट नेटिव हैज अ वेरी गुड एनालिटिकल एबिलिटी। तो मार्स मरकरी का जो एसोसिएशन है इज वेरी हेल्पफुल फॉर एन एस्ट्रोलॉजर। फिर हम इंट्यूशन की बात करते हैं। इंट्यूशन वैसे तो हर प्रोफेशन के लिए जरूरी है एंड नाउडेज intuition has been recognized as a recognized mode of learning also। जो perception है, observation है, intuition है, ये तीनों ही एक learning के modes हैं जो आजकल उसको recognize किया है। And even in the management they say that unless and until you have a good intuition or you involve spirituality in your profession, you cannot be a successful manager। So including spirituality or having intuition, I think both are almost the same thing actually। तो सब प्रोफेशन के लिए जरूरी है इंट्यूशन। मैं नहीं कहूंगा कि एस्ट्रोलॉजर के लिए जरूरी है, बट इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल प्रोफेशन। तो आप देखेंगे कि जो इंट्यूशन है वो हमें 5th हाउस से मिलता है, और नेचुरली अगर हमें अच्छा करना है किसी भी प्रोफेशन में, एस्ट्रोलॉजर हो कोई भी हो, तो 5th हाउस का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है इन केस यू वांट टू गेट ए हाई पोजीशन इन दैट प्रोफेशन। बट एस्ट्रोलॉजर के लिए एक चीज और जरूरी है कि जो वो कहे, जो प्रिडिक्शन बोले, वो सही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि नॉलेज तो आपको है लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो सही नहीं बोल रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत नॉलेज होती है और लोग उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। they will not never talk to the right thing actually। तो एक वाक सिद्धि हम बोलते हैं कि जो आप बोलते हैं वो सही होना चाहिए। तो वो एक एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत जरूरी है। और वाक सिद्धि का मतलब होता है कि 2nd हाउस, जो बोलने का हाउस है, स्पीच का आपका हाउस है, वो 2nd हाउस है। तो इसलिए जब 2nd हाउस की और उसका जो कारक है जुपिटर, वो जब स्ट्रांग होते हैं, then you have that type of power कि whatever you speak is true। और वैसे भी आप देखिए कि जो जिनका 2nd हाउस मेलिफिक प्लैनेट से अफ्लिक्टेड होता है, वो कभी आप सही बात नहीं बोलते। ऐसे लोग को झूठ बोलने की आदत बहुत होती है वैसे भी जो है।
और अगर जिनका सेकंड हाउस स्ट्रांग होता है, बेनिफिक प्लैनेट के साथ में होता है, तो जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं, वो झूठ बोलने की कोशिश नहीं करते हैं। तो सेकंड हाउस हैज टू बी वेरी स्ट्रांग इन दैट केस एक्चुअली। और इसके अलावा जो साइंस का जहां तक सवाल है, राशियों का जहां तक सवाल है, हमने राशियों को 4 पार्ट में डिवाइड किया था, फियरी, अर्दी, एरी एंड वाटरी साइंस। फियरी साइंस energy, they represent energy actually, so it's not required. Ardi means ki you have to be more practical, वो भी जरूरी नहीं है। एरी is basically deals with the communication. तो जो communicative science है 3, 7 and 11, they have to be prominent in the case of an astrologer. तो ये basic requirement है, और requirement के हिसाब से आप डिसाइड भी कर लेते हैं कि कौन से हाउस, कौन से प्लैनेट, कौन से साइन किसी भी प्रोफेशन के लिए रेलेवेंट हो सकते हैं, अगर आपको उस प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट के बारे में पूरा आइडिया है। तो हम एक दो हॉरोस्कोप डिस्कस करते हैं। अंकल, जस्ट वन क्वेश्चन, प्रोमिनेंस का मतलब क्या हुआ? हाउ डू वी अंडरस्टैंड प्रोमिनेंस ऑफ द साइंस? Prominent means कि they should be strong in your horoscope, they should be well placed, they should not be malefically afflicted. Understood. So prominence means that thing actually. Fine. We will see now, we can see also. Okay. This is the horoscope of a very famous astrologer, B.V. Raman, जिनकी आप किताब वगैरह भी पढ़ेंगे या पढ़ी होंगी आपने, जो है, he got a very the best astrologer, used to be the best astrologer. तो उनका ही हॉरोस्कोप है। तो इसमें देखिए कि जो रिक्वायरमेंट हमने अभी कही वो फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ये देखिए, पहले कहा कि वी हैव टू सी द 8th हाउस। ये जो हाउस है 8th हाउस, फर्स्ट वी हैव टू सी दिस। और इस हाउस के साथ, या उससे पहले भी हम बात करें, जो हमने कहा था कि किसी भी प्रोफेशन में हाई पोजीशन पाने के लिए लग्ना हैज टू बी स्ट्रांग। विदाउट द ब्लेसिंग ऑफ लग्ना यू कैन नॉट रीच टू द हाईएस्ट पोजीशन इन एनी प्रोफेशन। तो यहाँ पर लग्न की क्या पोजीशन है? आप लोग अपना अनम्यूट कर दीजिए ऑडियो, और यू कैन बी इंटरैक्टिव आल्सो। Saturn is aspecting its own house. Saturn is aspecting Lagna, so Lagna is very strong. Who is And aspecting? Jupiter is aspecting Lagna Lord. Saturn. एक एक करके बताइए कि Sir, Saturn is aspecting its own house in very the good Lagna. कि Saturn is having an aspect on its own sign, वो Saturn का साइन है, तो that makes the राजयोग concerning लग्ना, तो लग्ना becomes very strong। और तो 12th हाउस भी एस्पेक्ट कर रहा है सैटर्न। सैटर्न भी एस्पेक्ट कर रहा है 8th हाउस को। कहाँ कर रहा है Saturn 8th हाउस? 12th हाउस में 10th लॉर्ड सैटर्न है। नहीं, but Saturn is not aspecting 12th house. Sir, 12th Jupiter house is Lagna Lord को aspecting aspect कर रहा है। नहीं, आप लग्न की पोजीशन बताइए, बाकी छोड़ दीजिए अभी। लग्न लॉर्ड को जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है सर। हाँ जी, सर लग्नादि योग है। पे वीनस और मरकरी भी एक जो बेनिफिक प्लेनेट है वो भी एस्पेक्ट कर रहे हैं। देखिए, जो जया जी ने कहा कि Second लग्नादि house। योग बन रहा है, क्योंकि वीनस और मरकरी यहाँ से इसको एस्पेक्ट कर रहे हैं, और जुपिटर जो है वो इसको एस्पेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ऑल द बेनिफिट्स दे हैव एन एसोसिएशन विद द लग्ना, तो लग्नादि योग बन गया सीधा साधा। तो दिस मेक्स द लग्ना वेरी स्ट्रांग।
और Yes. बाकी पोजीशन भी देखिए कि बाकी सारे पोजीशन शुभ ग्रह सर केंद्र में है। सारे शुभ ग्रह केंद्र में है। इट्स रियली वंडरफुल, क्योंकि जब सारे शुभ ग्रह केंद्र में होते हैं, दिस इज सपोज्ड टू बी वेरी वेरी पावरफुल पोजीशन। और सर धर्म कर्माधिपति योग भी है, 9th और 10th के लॉर्ड 7th हाउस में है दोनों। वेरी गुड, ये जो 9th और 10th के लॉर्ड जो है वो वीनस एंड मार्स हैं, दे आर टुगेदर, सो दैट मेक्स द धर्म कर्माधिपति योग, एंड इट्स अ वेरी गुड धर्म कर्माधिपति योग बिकॉज द पोजीशन इज गुड एक्चुअली। वीनस योग कारक है। वीनस इज योग कारक, वेरी गुड। और बताइए। और 8th हाउस का एसोसिएशन मरकरी के नहीं, साथ पहले है। अब लग्न की बात करते हैं कि मैंने कहा कि लग्न स्ट्रांग होना चाहिए और जो कुछ ऐसे योग होने चाहिए कि लगे कि हाँ दिस पर्सन कैन गो टू अ वेरी हाई पोजीशन। मार्स भी लगन को देख रहा है। तो उससे क्या होगा? एरी साइन में है जो सर Aquarius- मार्स भी वो दशमेश है बना ना। रहा है, क्योंकि 10th का लॉर्ड होकर के वो केंद्र में 7th हाउस में बैठा है मार्स। नहीं, पहले लग्न की, अच्छा चलिए ठीक है, ये जो 10th हाउस का लॉर्ड है ये केंद्र में है और मार्स इज एस्पेक्टिंग इट्स ओन साइन यहाँ पर, 4th एस्पेक्ट। तो इस बिकम्स अगेन राजयोग कारक फॉर दिस हाउस, दैट इज द 10th हाउस, राइट। और बताइए। तो जुपिटर इज जुपिटर एस्पेक्टिंग लग्न इट्स के ओन लॉर्ड को सेल्फ इन द देखा है। 2nd हाउस। Jupiter is having an aspect on the 2nd house, which is its own sign. Mars अपने साइन को एस्पेक्ट कर रहा है, जुपिटर अपने साइन को एस्पेक्ट कर रहा है, वेरी गुड। सैटर्न अपने साइन को एस्पेक्ट। और रिलीजियस प्लैनेट केतु 8th हाउस में है। 8th हाउस की बात करेंगे अभी, अच्छा। बट यहाँ देखिए जो आप लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि जो 9th हाउस का लॉर्ड है वीनस, दैट इज इन द केंद्र। एक्सचेंज त्रिकोण का लॉर्ड केंद्र में Sign in- makes very powerful राजयोग, केंद्र and even the lord 3rd of का 5th लॉर्ड house, भी केंद्र में है, lord of 5th house, इज आल्सो इन द लॉर्ड ऑफ 5th हाउस मरकरी, हम्म, दैट इज आल्सो इन द केंद्र। दूसरे त्रिकोण का लॉर्ड भी केंद्र में है, तो दोनों त्रिकोण के लॉर्ड केंद्र हाउसेस में प्लेस्ड हैं, विच मेक ए वेरी वेरी पावरफुल राजयोगा। और इस हॉरोस्कोप की ब्यूटी क्या है? ब्यूटी यह है कि हर केंद्र और त्रिकोण, ऑल केंद्र एंड त्रिकोण्स, Are दे आर associated. एसोसिएटेड विद ईच अदर। एक भी केंद्र या त्रिकोण ऐसा नहीं है जो कि कहीं बाहर गया हो। देखिए, लग्न का लॉर्ड केंद्र में चला गया, इसका लॉर्ड केंद्र में चला गया, एक सन एक बाहर है, इसका लॉर्ड इसमें चला गया, इसका लॉर्ड इसमें चला गया, इसका लॉर्ड इसमें चला गया, एक्सेप्ट सन। सन इज आउटसाइड, अदरवाइज all Kendra and Trikon, they are associated with each other. This makes this yoga, this horoscope very very powerful horoscope actually, right? सर मेरा एक क्वेश्चन था, आपने इसमें अभी बताया था कि वाक सिद्धि के लिए हमें 2nd हाउस देखना चाहिए। अभी हम आ रहे हैं उसके ऊपर, वी आर कमिंग टू दैट। ओके। हाँ, अभी हमने खाली एक हॉरोस्कोप का जनरल कॉम्प्लेक्शन देखा इंक्लूडिंग लगना, तो ये लगा कि हॉरोस्कोप बहुत स्ट्रॉन्ग हॉरोस्कोप है, और पर्टिकुलरली जब सारे केंद्र और त्रिकोण आपस में एसोसिएटेड हैं तो ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग राजयोग बनाते हैं सारे के सारे। अब हम 8th हाउस पर आ जाते हैं कि 8th हाउस में पहले तो जो मरकरी प्लैनेट का प्लेस्ड एसोसिएशन है है, वो केतु है। Ketu is again a spiritual planet, so it's not bad actually when we talk of astrology or the occult subject. So for that purpose, it's not a bad planet in the 8th house. फिर और क्या है इसमें? मरकरी का एसोसिएशन। 8th हाउस का लॉर्ड मरकरी है, 8th हाउस का लॉर्ड मरकरी है, and Mercury is very well placed. It's a lord of 5th house also in the Kendra. So Mercury का जो placement है, ये Mercury you can say is a very strong planet in this case. तो 8th house का association Mercury के साथ हो गया, तो that condition also we meet. फिर और क्या है? मार्स और मरकरी एक साथ बैठे इकट्ठे हैं। हैं, Mars and Mercury they are together.
तो मार्स वो से एसोसिएशन हो गया। एनालिटिकल एबिलिटी के लिए, हम्म, अगर आपको एनालिटिकल एबिलिटी चाहिए तो नेचुरली जो ये दो प्लैनेट का एसोसिएशन, इट गिव्स यू वेरी गुड एनालिटिकल एबिलिटी आल्सो। फिर हमने इंट्यूशन की बात की थी, 5th हाउस की। 5th हाउस अगेन उसका लॉर्ड केंद्र में चला गया, योग कारक है वो फिर से। Yeah, this is a very strong position of the 5th house also. राजयोग बनाता है। Yeah, और सर 2nd हाउस का लॉर्ड जो है जुपिटर है, खुद को देख रहा है, तो वाक सिद्धि के लिए भी ठीक हो गया, बेनिफिक हो गया। right. 2nd हाउस का लॉर्ड अपने साइन को देख रहा है, पहली चीज। और मरकरी वीनस का एसोसिएशन भी है, क्योंकि ये मरकरी वीनस दोनों 1st हाउस को देख रहे हैं, तो ये भी सपोर्ट कर रहे हैं इसको। तो 2nd हाउस बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग हाउस। लेकिन सर जैसे यहाँ राहु बैठा है, आपने कहा मेलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन अगर 2nd हाउस से हो जाता है तो वो लोग झूठ बोलते हैं या मतलब कुछ इस तरीके का। जुपिटर भी तो देख रहा है। राहु किसके नहीं रिजल्ट तो देगा यहाँ वही पर? चीज, राहुल विल हाँ तो वही, द रिजल्ट्स ऑफ द हाँ प्लैनेट सर, और ऑफ द एक जना बोलिए कि सर, राहु यहाँ पर किस सर, प्लैनेट के जुपिटर रिजल्ट के देगा? के सर, जुपिटर के डिस्पोजिटर के। जुपिटर के देगा। तो उसमें खराबी क्या है? और सर जुपिटर के रिजल्ट देने से 8th हाउस पे उसका एस्पेक्ट हो जाएगा। नहीं, एस्पेक्ट में हम नहीं देखेंगे कि जुपिटर का एस्पेक्ट हो गया 8th हाउस के ऊपर, बट राहु विल गिव द रिजल्ट ऑफ जुपिटर। वी कांट कन्वर्ट दैट एस्पेक्ट इनटू दैट जुपिटर का एस्पेक्ट। ओके ओके, या वो तो एस्पेक्ट तो राहु का ही रहेगा, जुपिटर का नहीं हो जाएगा उसके ऊपर। पर इनको काफी सर यहाँ पे जो हाँ जी, राहु की प्लेसमेंट को बुरा नहीं कहेंगे, किसको? राहु की प्लेसमेंट को बुरा नहीं कहेंगे। नो, इट्स नॉट बैड एक्चुअली, इट्स नॉट बैड। जब आपको जुपिटर के रिजल्ट मिल रहे हैं और हमें जुपिटर के रिजल्ट ही चाहिए वहां पर, तो इट्स नॉट अ बैड पोजीशन। सर अगर किसी हॉरोस्कोप में राहु किसी नेचुरल बेनिफिक साइन में है, फॉर एग्जांपल मरकरी के डिस्पोजिशन में है, लेकिन मरकरी किसी त्रिक हाउस में है उस हॉरोस्कोप में, तो वो राहु अच्छा माना जाएगा कि बुरा माना जाएगा? देखिए, 3 चीजें हैं जब हम राहु केतु के रिजल्ट देखते हैं। एक तो हमने कहा कि राहु एक्ट लाइक सैटर्न एंड केतु एक्ट लाइक मार्स। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो राहु सैटर्न के रिजल्ट देगा या मार्स केतु के रिजल्ट देगा। दिस ओनली इंडिकेट्स द नेचर ऑफ द प्लैनेट, कि राहु का जो नेचर है वो शनि की तरह है और केतु का जो नेचर है वो मार्स की तरह है। जैसे शनि अपनी दशा में परेशान करता भी है, तो ऐसे ही राहु भी स्टेट अभी सब अच्छा नहीं करता, उसमें प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। और इसके जो रिजल्ट होते हैं राहु केतु के 3 तरह का आप ध्यान रखिए। सबसे पहले कि ये देखिए कि किन प्लैनेट के साथ प्लेस्ड है, किन प्लैनेट के साथ प्लेस्ड है, और अगर एक प्लैनेट के साथ प्लेस्ड है तो उसी के रिजल्ट देगा। अगर एक से ज्यादा प्लैनेट के साथ प्लेस्ड है तो स्ट्रॉन्गेस्ट आउट ऑफ दोस प्लैनेट उसके रिजल्ट देगा। अगर मान लीजिए कि राहु केतु के साथ कोई प्लैनेट प्लेस्ड नहीं है, देन वी हैव टू सी द एस्पेक्ट ऑन राहु केतु, कि राहु के ऊपर किन किन प्लैनेट का एस्पेक्ट है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एस्पेक्ट यहाँ पर 2 प्लैनेट का है, जुपिटर का है और मार्स का है, और इसमें से जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट होगा जो एस्पेक्ट कर रहे हैं उसके रिजल्ट देगा। तीसरी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि ना तो कोई एस्पेक्ट है ना ही कोई प्लैनेट साथ में बैठा हुआ है, then it will give the result of the lord of the sign in which it is placed। तो आपने कहा कि मान लीजिए मरकरी के साइन में बैठा हुआ है तो और कोई एस्पेक्ट नहीं है सपोज, या कोई प्लैनेट कंजॉइंट भी नहीं है, के रिजल्ट देगा। अब मरकरी आपके हॉरोस्कोप में कैसा प्लेस्ड है उसके ऊपर डिपेंड करता है रिजल्ट्स। ओके, सो अगर मरकरी सपोज 12th हाउस में है, त्रिक हाउस में है, तो वो राहु भी खराब माना जाएगा नेचुरली, अगर त्रिक हाउस में बैठ के अफ्लिक्टेड है वो। ओके ओके सर जैसे इस हॉरोस्कोप में मार्स राहु को देख रहा है, तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन होगा? क्या होना चाहिए बताइए आप? एनर्जी ऐड कर देगा सर, हैं? मार्स की एनर्जी ऐड हो जाएगी, अग्रेसिव हो जाएगा थोड़ा सा। नहीं, आप ये देखिए बेनिफिक एस्पेक्ट भी बहुत है।
जैसे मार्स एंड राहु का कॉम्बिनेशन होता अगर सेकंड हाउस के ऊपर, तो ऐसे लोग होते हैं बोलने में बहुत इंप्रेसिव नहीं होते। बोलने में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही जैसे श्रूड टाइप के लोग होते हैं, बहुत पोलाइट नहीं होते बोलने में, जो है थोड़ा अग्रेसिव नेचर हो जाएगा बोलने में। अग्रेसिव क्या मतलब, एक जो आपको अच्छा नहीं लगता इस तरह से बोलेंगे। यस, इट नॉट बी वेरी इंप्रेसिव स्पीच। बट यहाँ पर जो बेनिफिक पॉइंट ये है कि जुपिटर अपने साइन को देख रहा है। तो जुपिटर जो जब किसी भी हाउस को देखता है तो उसके ऊपर जो भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस होते हैं उनको खत्म कर देता है। तो दैट इज द बेनिफिट। एंड मरकरी एंड वीनस दे आर आल्सो हैविंग एसोसिएशन विद द लग्न, तो व्हिच इज दिस हाउस। तो नेचुरली बेनिफिक का इन्फ्लुएंस जो है वो काफी है यहाँ पर। तो सर इसमें तो जैसे अभी आपने एरी साइन कहा था, तो एरी तो तीनों साइन ही एरी साइन आर 3 7 11 त्रिकोण में सो प्रोमिनेंट। इनके लॉर्ड देखिए, सबके लॉर्ड कितनी अच्छी जगह बैठे हुए हैं। तो लेकिन इन्होंने खुद भी ऑक्यूपाई अच्छे हाउस कर रखे हैं। हाँ, और क्या। तो ये हम कहेंगे इनको बहुत प्रोमिनेंट हाउसेस हैं 3 7 11। Uncle, prominent because their lords are well placed. Yeah, okay. Their lords are in the Kendra, so they all making Rajyog. इसका भी लॉर्ड यहाँ पर है, इसका लॉर्ड यहाँ पर है, इसका लॉर्ड यहाँ पर है. So they are all making Rajyog. They are very very prominent houses. सर अगर इसमें षटबल देखें तो मार्स का षटबल जुपिटर से ज्यादा है रैंक वाइज, तो राहु पे मार्स का इफेक्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कि जुपिटर अपने साइन को देख रहा है। जब अपने साइन को कोई प्लैनेट देखता है तो इट मेक्स ए राजयोग कंसर्निंग दैट हाउस। ओके ओके, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इन दिस केस। राइट राइट, ठीक है सर, थैंक यू। अब मैं I will show you the horoscope of a student in case it is there. Uncle, one more question. राहु केतु के बारे में कि पहला आपने कहा कि देखना चाहिए which planets are placed with them. अगर मान कोई planet नहीं है, then you have to see what is aspecting, what planet is aspecting and what's the position of the aspect. तो उस situation में uncle, if there is no other aspect, then Rahu will always aspect Ketu and vice versa. वो तो राहु केतु का aspect हम consider नहीं करते एक दूसरे के लिए। Okay. ये हमेशा ध्यान रखिए कि राहु केतु तो करेंगे ही करेंगे। Okay. तो उसका एस्पेक्ट हम कभी भी कंसीडर नहीं करते उसके लिए। समझ गए, ओके। This is the horoscope of a student who was in the last batch actually. He's very good, doing very well in astrology. तो इसमें देखिए इसमें क्या पोजीशन है। लगन लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा है मून के साथ, और 8th हाउस में मार्स प्लेस है। ऑक्टल साइंस भी है। चलिए 8th हाउस को देखते हैं इसमें कि 8th हाउस में देखिए लग्न का जहां तक सवाल है, ये हमेशा ध्यान रखिए कि तीनों बेनिफिक का एसोसिएशन हो रहा है यहाँ पर। तो इस लाइक लग्नादि योग, लग्नादि योग बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि मरकरी वीनस यहाँ पर है और जुपिटर जो है वो इसको देख भी रहा है और इसको भी देख रहा है। तो दिस फॉर्म से लग्नादि योग। और सर 3 7 11 भी वेल प्लेस्ड है। And 3 7 11 just now you have seen they are in the same position, all tricons. अब 8th हाउस को देखिए सर। 8 का एसोसिएशन 10th हाउस से भी है क्योंकि 10th का लॉर्ड 8th में है। 10th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में, इसका क्या मतलब हुआ? प्रोफेशन अच्छा रहेगा सर। अगर एस्ट्रोलॉजी का भाग्य, gains in profession, gains in the profession, तो and occult subjects,
या तो अगर हम ये देख लेते हैं इस हॉरोस्कोप में कि ऑकल्ट सब्जेक्ट की नॉलेज हो सकती है, तो इट मींस कि ही कैन मेक दिस एज ए प्रोफेशन आल्सो। सर मरकरी वो मार्स के रहते हुए ऑकल्ट सब्जेक्ट की नॉलेज कंसीडर कर सकते हैं? ये बताइए ना, इसमें मैंने कहा था कि मरकरी और जुपिटर में से किसी भी प्लैनेट का एसोसिएशन जरूरी है फॉर गेनिंग नॉलेज इन द ऑकल्ट सब्जेक्ट। तो मरकरी के साथ एसोसिएशन है क्योंकि मरकरी लॉर्ड है, मरकरी की लॉर्ड इसका लॉर्ड है और उसको जुपिटर देख रहा है, राइट, और जुपिटर सेकंड हाउस को भी देख रहा है सर, स्पीच। या सो इट हैज एन एसोसिएशन ऑफ बोथ मरकरी एज वेल एज जुपिटर। मरकरी और मार्स का भी हो गया, मार्स बैठा है एसोसिएशन ऑफ मार्स, मरकरी एंड मार्स का भी एसोसिएशन, मरकरी एंड मार्स का भी एसोसिएशन हो गया, एनालिटिकल एबिलिटी। सर सेकंड हाउस जुपिटर देख रहा है अपने खुद के साइन को, जुपिटर जो है सेकंड हाउस को देख रहा है, अपना साइन है उसका। तो अभी हम वाक सिद्धि की बात कर रहे थे। लेकिन सर यहाँ पे सैटर्न प्लेस है और मार्स की भी सैटर्न इज द लॉर्ड ऑफ लग्ना, सैटर्न इज द लॉर्ड ऑफ लग्ना, पहली चीज। और जुपिटर एक्सॉल्टेड जुपिटर है एंड इट इज एस्पेक्टिंग इट्स ओन साइन। तो ये ध्यान रखिए जुपिटर वगैरह ऐसे प्लैनेट। और सर आपस में इंटरचेंज ऑफ प्लैनेट्स ऑफ 12th साइन एंड 4th साइन भी हो रहा है। मून और जुपिटर का परिवर्तन योग भी है। ये एक्सचेंज है, वंडरफुल। दिस इज द एक्सचेंज ऑफ सेकंड एंड द 6th हाउस। इसका लॉर्ड यहाँ पर है, इसका लॉर्ड यहाँ पर है। वीनस योग कारक है, वीनस जो है वो योग कारक है। जो थर्ड, ये जो इंट्यूशन की हम बात कर रहे थे, मरकरी इज एसोसिएटेड विद ऑल बेनिफिक प्लैनेट्स। मरकरी इज एसोसिएटेड विद ऑल बेनिफिक प्लैनेट्स। और दूसरा हमने कहा था कि एक विपरीत राजयोग बनता है अगर 6, 8, 12 के लॉर्ड्स आपस में इकट्ठे होते हैं। तो यहाँ पर 6 और 12th का लॉर्ड मून एंड सैटर्न दे आर टुगेदर, इट मेक्स द विपरीत राजयोग आल्सो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ गुड हाउस, गुड हॉरोस्कोप कि जो सारी कंडीशंस मीट कर रही हैं यहाँ पर। एंड ये अभी ही वाज इन द लास्ट बैच एंड इज डूइंग सो वेल, ही हैज बिकम वेरी एक्सपर्ट इन एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली। वो यही रीजन है कि सारे के सारे जो कॉम्बिनेशंस हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं उसको। जो भी हमने अभी बात की है, ऑल आर मीटिंग इन दिस हॉरोस्कोप। इवन जो बात कर रहे थे हम लोग, जो एरी साइंस प्रोमिनेंट होने चाहिए, वो भी है यहाँ पर। सर ये इस हॉरोस्कोप में सकट योग नहीं बन रहा? सकट योग कब बनता है? जब दोनों के साथ 6-8 होते हैं सर। 6-8 होते हैं आपस में, 6-8 पोजीशन होती है मून और जुपिटर। या फिर 12 या 5-9 है यहाँ पे। तो यहाँ पर कहाँ है 6-8 पोजीशन? यहाँ तो देख रहा है जुपिटर। तो विश योग है क्या? मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। हाँ, विश योग कह सकते हैं। हाँ राइट, सॉरी मैं गलत ध्यान रहा मुझे। मून एंड सैटर्न दे आर टुगेदर। हाँ राइट, विश योग बन रहा है। अच्छा, और इनके 3 बेनिफिक प्लैनेट्स जो हैं वो 12th हाउस में बैठे हुए हैं। तो ये इनके लिए पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा? बहुत अच्छा है, 12th हाउस तो मोक्ष का स्थान है। वीनस भी वहां पहुंच गया, सन भी वहां, सन भी प्रोफेशन और मनी के लिए सन भी प्लेस्ड है। तो इस इज वेरी गुड पोजीशन ऑफ 12th हाउस, मोक्ष में जाने का या एस्ट्रोलॉजी सीखने का। हाउस ऑफ लॉसेस भी है। एग्जैक्टली, तो मनी वाइज इनके पास पैसा तो ज्यादा नहीं रहेगा। हाउस ऑफ लॉसेस, एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होगा क्योंकि वीनस बैठा हुआ है 12th हाउस में, और इनका जो सन है द हाउस ऑफ रिकॉग्निशन भी इनका सन है वो। वीनस की तो बेस्ट पोजीशन 12th ही है। इज इट? और क्या वीनस की बेस्ट पोजीशन 12th है। अब देखिए 9th लॉर्ड इन द 12th हाउस, 4th लॉर्ड इन द 12th हाउस, द वेरी powerful scope of settling abroad also। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। 5th, 7th, 9th। So it's a good horoscope from that point. In case you want to pursue astrology as a profession, so he can do very well in that.
और यहाँ पर बेनिफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है। अगर मेलेफिक का होता फिर आप कहते खर्चा ज्यादा होगा, बेनिफिक है तो उसको सेव करेंगे। और तीनों जुपिटर भी है, जुपिटर हमारा मोक्ष का कारक भी है, तो ये अच्छा हाउस है, खराब हाउस नहीं है। बट डेफिनेटली जब प्लैनेट 6, 8, 12 में चले जाते हैं तो वो प्लैनेट वीक हो जाते हैं थोड़ा सा। तो ये पोजीशन है। तो इस तरह से अगर हम प्रोफेशन की कोई भी अगर रिक्वायरमेंट पता लग जाता है तो पता लग जाता है कि हम सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे। सर मैं एक डेट ऑफ बर्थ और टाइम बताऊं, उसमें मुझे कुछ पूछना है। 1 मिनट, इसी से ही रिलेटेड बताइए। 10 सितंबर 1972। 72, ओके। टाइम 4 24 सर, 74 सर। 11:58 AM। प्लेस गाजियाबाद। ये है हॉरोस्कोप। हाँ सर, इसमें मुझे एस्ट्रोलॉजी से संबंधित इंस्टीट्यूशन और वाक सिद्धि के लिए पूछना है। इंस्टीट्यूशन और वाक सिद्धि। इंस्टीट्यूशन या इंट्यूशन? इंट्यूशन बोल रहे हैं। इंट्यूशन एंड वाक सिद्धि दोनों पूछना है आपको जी। तो बताइए सर। इंट्यूशन के लिए तो मरकरी का एस्पेक्ट है 5th हाउस पे, 5th हाउस के ऊपर। देखिए मरकरी पहले तो एक्सॉल्टेड है, मरकरी एक्सॉल्टेड है और 5th हाउस को एस्पेक्ट भी कर रहा है। और 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो जुपिटर है, वो भी त्रिकोण का लॉर्ड होके केंद्र में चला गया। त्रिकोण का लॉर्ड केंद्र में, इट्स वेरी पावरफुल पोजीशन ऑफ 5th हाउस। पहली चीज इसका लॉर्ड जुपिटर है और जुपिटर ट्राइन का लॉर्ड होकर केंद्र में चला गया। मरकरी हाउस का लॉर्ड भी जुपिटर है, तो वाक सिद्धि तो हो गई इनकी। नहीं देखते हैं अभी। मरकरी जो है एक्सॉल्टेड है जी। और मरकरी भी इसको देख रहा है 12th हाउस को, 5th हाउस को, और उसके ऊपर एक मार्स का भी एस्पेक्ट है और राहु का भी, मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट ज्यादा है। तो इंट्यूशन तो है, राइट। अगर हम इस हाउस को देखें अब, सेकंड हाउस को, उसकी क्या पोजीशन है? सर सैटर्न और मून देख रहे हैं, मार्स की भी एस्पेक्ट है। मार्स एंड सैटर्न, मार्स मून एंड सैटर्न, ये इसको देख रहे हैं। यस सर। 3 प्लैनेट। इसका लॉर्ड जुपिटर है। यस सर। जुपिटर इज वेल प्लेस्ड। यस सर। कारक भी इसका जुपिटर है, तो that is also well placed, and Jupiter is an aspect of Venus also and Sun also. तो इससे गुड पोजीशन, आई वोंट से कि एकदम से वाक सिद्धि है, लेकिन फिर भी काफी हद तक जो है 60% ठीक है बस। वाक सिद्धि के लिए थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव इतना नहीं है। हाँ, इससे पॉजिटिव, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि 60-65% आप मान सकते हो। ओके, इंक्लिनेशन पॉजिटिव की साइड माना जाएगा। तो इससे पॉजिटिव एस्पेक्ट। Can you remind Vak Siddhi? Can you give us a recap on Vak Siddhi, please? Vak Siddhi is basically second house. So second house should be strong, and Karak is Jupiter. Jupiter should be strong. तो अगर ये दोनों चीजें स्ट्रांग हैं तो वाक सिद्धि होगी। और यहाँ पर जो सर, इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि सेकंड हाउस का कारक भी जुपिटर है और उसमें साइन भी जुपिटर का है, नहीं बोल सकते उसको। उससे नहीं फर्क पड़ेगा, उसकी हमें पोजीशन देखनी पड़ेगी। ओके। जैसा हमने कहा कि इस हाउस के ऊपर मंगल, शनि और मून का एस्पेक्ट है, 3 प्लैनेट का ये एस्पेक्ट है, राइट। तो और इसका जो लॉर्ड है वो जुपिटर है,
ये वो कहेंगे कि यहाँ केंद्र में बैठा हुआ, ठीक है। एंड जुपिटर इज आल्सो द लॉर्ड ऑफ 5th हाउस। तो जुपिटर का प्लेसमेंट अच्छा है इस हॉरोस्कोप में। और अगर थोड़ा सा और अगर हम वेरीफाई करना चाहते हैं तो हम नवांश चार्ट वगैरह भी देख सकते हैं, नवांश चार्ट में क्या पोजीशन है। ये नवांश चार्ट है, नवांश चार्ट में जुपिटर इज वेरी वेल प्लेस्ड, अपने साइन में प्लेस्ड है। यस सर। तो जुपिटर की पोजीशन ठीक है, इट्स नॉट सर बैड। लेकिन नवांश में लेकिन एट्थ में भी सैटर्न है और सैटर्न के साथ। हाँ जी सर नवांश में मरकरी 8th में है सैटर्न के साथ। वो नेगेटिव नहीं है मरकरी? थोड़ा सा नेगेटिव है ऑफ कोर्स। ये बट लग्न का लॉर्ड भी है एक तरह से हम कह सकते हैं, तो लग्न का लॉर्ड होने की वजह से उतना नेगेटिव नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा नेगेटिव तो है ये। ओके सर। तो पोजीशन ठीक ठीक है, मतलब ओके ओके। और तो सर इसमें जो फॉरेन का बनेगा, क्या बनेगा? फॉरेन सेटलमेंट। फॉरेन सेटलमेंट के लिए दो चीजें जरूरी हैं। 12th हाउस। क्या? 12th हाउस। 12th हाउस और 4th में जुपिटर बैठा हो तो चांसेस वैसे ही कम हो जाते हैं। 4th हाउस अफ्लिक्टेड होना चाहिए। जी जी। 4th में जुपिटर है तो चांसेस कम हो गए सर। हाँ, सबसे जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि 4th हाउस शुड बी अफ्लिक्टेड। 4th हाउस अफ्लिक्टेड नहीं है तो आपको घर का ही सुख मिलेगा, बाहर नहीं मिल जाएंगे आप। ओके सर। तो पहली कंडीशन यही है कि 4th हाउस शुड बी अफ्लिक्टेड। सर क्या हम भी दे सकते हैं एक हॉरोस्कोप? हाँ सर दिस इज एक मिनट। हाँ बताइए। दिस इज 7th March 1970। 70। यस। टाइम 12:54 AM। 12:54 00:54। यस। प्लेस मेरठ। पहले डबल टी था ना इसलिए वैसे। सर MERRUT। हाँ नहीं MERRUT ठीक है वो। ये ठीक है, पहले डबल टी था। ये आ गया। बताइए। क्या पूछना चाहते हैं? मार्स अपने साइन में है। नहीं पूछना क्या चाहते हैं? किससे रिलेटेड है पूछो। सर इसमें एस्ट्रोलॉजी में इनका कुछ प्रोस्पेक्ट है क्या? अब देखिए कि पहली चीज तो इसका लॉर्ड मरकरी है, दैट्स व्हाई यू आर हियर। तो मरकरी का एसोसिएशन हो गया। मरकरी इज हैविंग एन एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर आल्सो। जुपिटर का भी एस्पेक्ट है। तो 8th हाउस के साथ हम कहेंगे मरकरी और जुपिटर दोनों का एसोसिएशन है। तो वो एक आपको नॉलेज देता है अबाउट एस्ट्रोलॉजी। पर इसमें इनका गुरु चंडाल योग बन रहा है ना? सर ये आप चलित चार्ट ही देख रहे हैं ना सारे? हाँ चलित चार्ट ही तो है, दीवत नहीं देख रहे। D1 ही तो है। यही हॉरोस्कोप है ना? यस सर। हाँ तो ठीक है। गुरु चंडाल कैसे इनका 5th हाउस ठीक है इनका? सॉरी नहीं, जुपिटर गुरु चंडाल कहाँ से आ गया इसमें? नहीं जुपिटर और सैटर्न, जुपिटर और राहु नहीं है साथ में, सॉरी सन एंड राहु है। सर केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण में है वीनस।
तो फिफ्थ हाउस में है वीनस। Yeah, this is a very good position. 7th lord in the 5th house. राइट। मार्स अपने ही घर में बैठा हुआ है। मार्स अपने घर में है। मार्स अपने पर वो साइन में है। ट्रिक में है। But it is aspecting it Lagna also. लग्न का लॉर्ड है मार्स। मार्स लग्न को भी एस्पेक्ट कर रहा है, उसको स्ट्रांग बना रहा है। करेक्ट। और sir, there is a exchange of Venus and Jupiter. वीनस और जुपिटर का एक्सचेंज भी है, राइट। So what does it imply? 5th and 12th हाउस का एक्सचेंज। एक्सचेंज तो इन एनी एक्सचेंज। जुपिटर वीनस सर धर्म कर्माधिपति योग भी है। 9th और 10th के लॉर्ड्स एक साथ हैं, सन एंड मून। हाँ, सन और मून इकट्ठे हैं दोनों, तो ये भी एक अच्छी पोजीशन है। और जो 6th हाउस है उसके ऊपर मार्स सैटर्न है और केतु देख रहा है उसको, बट जुपिटर भी देख रहा है। तो ये सर लेकिन इसमें मार्स का एसोसिएशन नहीं है ना 8th हाउस के साथ, या माना जाएगा बिकॉज इट इज -MA? नहीं, उसको नहीं मानेंगे हम। ओके। तो मार्स एंड मरकरी का जो ये आप कह सकते हैं कि है, क्योंकि मार्स इज अलोंग विद द सैटर्न एंड सैटर्न के साइन में ही मरकरी का प्लेसमेंट है। अच्छा, सैटर्न के साइन में ही मरकरी का प्लेसमेंट है, तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट मार्स इज एन एसोसिएशन विद द मरकरी आल्सो। इसको ऐसे भी स्टडी कर सकते हैं। हाँ जी, इसको ऐसे भी स्टडी लाइक दिस कि 3 आपस में रिलेटेड होते हैं जब। दोबारा बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हाँ सर, अभी आपने कहा कि अभी मतलब पूछा गया कि मार्स और मरकरी का एसोसिएशन, तो आपने जो कंसीडर करा वो ये करा कि मार्स के साथ सैटर्न बैठा है और सैटर्न के हाउस साइन में मरकरी बैठा साइन हुआ में है। मरकरी है। हाँ। तो इस तरीके से एसोसिएट करके प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके Uncle, can you clarify Dharam Karmadipati Yog once more, please? धर्म कर्माधिपति योग means कि when the lord of 9th and 10th houses, धर्म और कर्म, धर्म है 9th house और कर्म है 10th house. धर्म कर्मादि means कि lord of these two houses. When the lord of these two houses are associated, it forms the dharma karmadipati yoga, which is a yoga of the highest order as far as profession is concerned. और ये जो एसोसिएशन होता है वो 3-4 तरीके से हो सकता है, 4 तरीके से हो सकता है। एक तो इनका आपस में एक्सचेंज हो, मान लीजिए मून यहाँ पर है और सन यहाँ पर है, एक तरीका तो वो हो गया। दूसरा है कि इन दोनों के लॉर्ड जैसे यहाँ इकट्ठे बैठे हुए हैं, वो इकट्ठे बैठे हुए हैं तो वो भी एक धर्म कर्माधिपति योग बना। तीसरा है कि 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, जैसे यहाँ पर मून है, मून 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, और 10th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस को करना चाहिए। सन अगर इसको करता तो भी कहते हैं कि हम धर्म कर्माधिपति योग है। चौथा ये हो सकता है कि दोनों इकट्ठे भी नहीं है, एक्सचेंज भी नहीं है, ना ही 10th का लॉर्ड 9th को कर रहा है, 9th का 10th, बट दे आर हैविंग एन एस्पेक्ट ऑन ईच अदर। मान लीजिए एक यहाँ बैठा हुआ, एक यहाँ बैठा हुआ है, तो they are having an aspect on each other, तो उस केस में भी हम कहेंगे कि एसोसिएशन है। तो 4 तरह से जो है ये 9th और 10th हाउस के लॉर्ड्स का आपस में एसोसिएशन हो सकता है, और चारों केसेस में ही हम कहेंगे धर्म कर्माधिपति योग है। Got it, uncle. एक मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ related to this? हाँ, why not? हॉरोस्कोप में 10th house lord is moon and 9th is Mercury. नहीं and नहीं, हाँ, sign number 4 in 10th house and sign number 3 in 9th house. And then in the 12th house, moon is placed in the 12th house, and it is naturally number 6, which is the lord of that house is Mercury. So Mercury के घर में moon is placed. तो इसमें कहेंगे कि कोई एसोसिएशन हो गया 9th and 10th के लॉर्ड का? नहीं, आपने बताया कि यहाँ 4 नंबर साइन है। हाँ, 4 नंबर साइन है, और उसका लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है? Lord is sitting in 12th house. 12th house. And where is Mercury? Mercury is placed in the 2nd house. नहीं, फिर एसोसिएशन नहीं हुआ ना। But जो साइन है 12th house में, साइन is number 6. साइन से नहीं होता, साइन से नहीं होगा। The lord of these two houses, they have to be associated, not the signs. I see. Okay. Yeah. Thank you. इसमें वाक सिद्धि का कुछ है?
हाँ देखिए जुपिटर की इसमें सेकंड हाउस की पोजीशन देखिए, सेकंड हाउस में क्या है? जुपिटर लॉर्ड है सेकंड हाउस का, कारक जुपिटर भी देखिए है। जुपिटर पहली चीज तो यह है कि यहाँ कोई प्लैनेट तो है नहीं, केतु का एस्पेक्ट है बस, नो अदर प्लैनेट। इसका लॉर्ड अगर हम देखें तो जुपिटर है, 12th हाउस में चला गया पहली चीज, एंड इट हैज एन एसोसिएशन विद ऑल द मैलेफिक्स। मार्स भी है, सैटर्न भी है, राहु भी है, 3 मैलेफिक प्लैनेट उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए वाक सिद्धि का योग नहीं बनता इसमें जो है। जुपिटर को तीनों मैलेफिक प्लैनेट मंगल, शनि और राहु तीनों एस्पेक्ट कर रहे हैं, और एक भी पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं है जुपिटर के ऊपर, तो इसलिए उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। और 9th हाउस का, सेकंड हाउस का लॉर्ड इन द 12th, दैट इज आल्सो नॉट अ वेरी गुड पोजीशन एक्चुअली फ्रॉम द फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू। सर लेकिन जैसे इसमें 4th हाउस में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, तो बाहर जाने का इसमें बन जाएगा। देखिए अफ्लिक्टेड होना चाहिए, मैंने कहा कि इसमें देखिए कि अफ्लिक्शन है या नहीं है। ग्रहण योग है सर। हाँ सन राहु, मून राहु, ये तो ग्रहण योग में आ गए, तो और जुपिटर इसको देख रहा है, और कोई प्लैनेट नहीं देख रहा इसको। जुपिटर एंड केतु। सर ग्रहण योग के बारे में कुछ बताएंगे, ग्रहण योग क्या चीज है? सन और राहु इकट्ठे हैं, मून और राहु इकट्ठे हैं। ओके, तो जब इज इट गुड योग और नेगेटिव योग? हाँ, मून एंड सन आर एफ्लिक्टेड विद राहु, तो पास पास होते हैं अगर, तो ग्रहण योग बनता है। ओके सर। सर अभी आप शेयर मार्केट का बोल रहे थे प्रोफेशन में, तो मैं आपको एक डेट ऑफ बर्थ दूं, आप उसमें बताएंगे कि क्या शेयर मार्केट का वो बनता है? बताइए। 25 अक्टूबर। 25 अक्टूबर? यस, वो हाँ 25 अक्टूबर 1997। 1997, ओके। टाइम 1:18 दिन का टाइम है, PM। 1318। या प्लेस गाजियाबाद। ये है, और उसको यस बताइए। सर इसमें मुझे शेयर मार्केट का समझना था कि कैसे प्रेडिक्ट करें। आपको 5th हाउस देखना है, पहले मरकरी की पोजीशन देखनी है और 5th हाउस को देखना है। 5th हाउस इज वेरी वेल प्लेस्ड। जुपिटर देख रहा है, सर वीनस अपना साइन है उसको देख रहा है, वीनस भी देख रहा है, मरकरी का भी प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, 9th का लॉर्ड है वैसे भी। पर सर सैटर्न और मार्स भी देख रहे हैं 5th हाउस को। हाँ सैटर्न मार्स भी देख रहे हैं, बट जुपिटर वीनस भी देख रहे हैं, और पर्टिकुलरली वीनस अपने साइन को देख रहा है। राइट, सो ये राजू, तो दिस बिकम्स पॉजिटिव एक्चुअली। एंड मरकरी सर लेकिन मरकरी सर इसमें डेबिलिटेड है, आपने कहा मरकरी की पोजीशन सबसे अच्छी होनी चाहिए। डेबिलिटेटेड कहाँ है? डेबिलिटेटेड तो नहीं है सर। किसने कहा डेबिलिटेटेड है? मरकरी कैंसर में डेबिलिटेटेड होता है। वो सॉरी डेबिलिटेटेड नहीं है, सॉरी कंबस्ट है, सॉरी कंबस्ट। मरकरी कंबस्ट नहीं होता। डिग्री देखिए, डिग्री में कितना अंतर है उसमें। बट मरकरी 9th लॉर्ड इन द 10th हाउस इज अ वेरी गुड पोजीशन। और मरकरी का जो सन का डिग्री है 8 डिग्री है, मरकरी का डिग्री 15 है, तो कंबस्ट नहीं है ये। तो सर 7-7 डिग्री का फर्क है। आप कह रहे बहुत थे है 7 डिग्री का फर्क। बुध आदित्य हो गया ये तो। निपुण बुध आदित्य। तो इट्स नॉट अ बैड पोजीशन, मरकरी इज नॉट अ बैड पोजीशन, तो one can involve in the stock market. Okay. सर तो ये जॉब में रहेंगे या बिजनेस करेंगे? सर 4th और 5th के लॉर्ड का भी एसोसिएशन है, मार्स और वीनस। मार्स एंड वीनस आर टुगेदर। हाँ, इसके 4th and 5th का अच्छा है। हाँ सर, ये जॉब में रहेंगे या बिजनेस करेंगे? बताइए कहाँ रहना चाहिए।
सर जॉब के लिए सर्विस तो के क्योंकि 6th का लॉर्ड 10th हाउस में है, हाँ, एसोसिएशन है 10th के साथ, तो जॉब के चांसेस ज्यादा हैं, और 7th हाउस का लॉर्ड 8th में चला गया है। अभी क्या कर रहे हैं? हाँ, अभी तो ये जॉब ही कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। सर जॉब का ही चांस ज्यादा है। हाँ सर, इसमें क्या आप ये और देख के बता सकते हैं कि इनका फॉरेन सेटलमेंट करेगा? यही है ना? या पहले इसको देखिए, इस हाउस को, इसके ऊपर का लॉर्ड 11th में चला गया है। राहु देख रहा है इसको, सन देख रहा है और मरकरी देख रहा है, तो एफ्लिक्टेड ज्यादा है 4th हाउस, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि जाने का, और वैसे भी इसका लॉर्ड जो है वो अपने से 8th हाउस में चला गया, तो है पॉसिबिलिटी है जाने की। ओके सर। अंकल, ये कंबस्ट के लिए एक बार रिमाइंड करेंगे, डिग्री कब तक, कितनी तक होनी चाहिए फॉर कंबस्ट? 0 to 5 डिग्री। 0 to 5। 5 डिग्री तक हो तो हम उसको कंबस्ट मानेंगे, और 5 डिग्री से ज्यादा है तो मरकरी को जो नॉर्मली हम कंबस्ट नहीं मानते हैं, बट बहुत ही अगर पास होता है तब हम कुछ हद तक उसको कंबस्ट मानते हैं। सर जैसे अगर और प्लैनेट हैं तो उनको हम 5 डिग्री से अगर वो ज्यादा के हैं तो कंबस्ट नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे, नॉर्मली नहीं मानेंगे। जैसे कोई 8 डिग्री पे निकल गया, 9 डिग्री पे निकल गया, तो वो कंबस्ट नहीं है? नहीं, अब देखिए किताबों में तो एक थ्योरेटिकल लिखा हुआ है कि हर प्लैनेट की एक डिग्री लिखी हुई है, इतना डिग्री का डिफरेंस होता है तो कंबस्ट होता है। किसी का 6 होगा, किसी का 7 होगा, किसी का 8 होगा, किसी का 4 होगा, बट नॉर्मली जो प्रैक्टिकल लाइफ में ये है कि 5 डिग्री तक है तो कंबस्ट है, और अगर 5 डिग्री से ज्यादा है तो फिर उसको कंबस्ट हम नहीं मानेंगे। तो सर हम क्या इस तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जैसे अगर थ्योरेटिकल कुछ और लिखा हुआ है और आप कह रहे हैं कि 5 डिग्री तक है तो मानते हैं, उससे ऊपर नहीं है, अगर उससे ऊपर उसकी जितनी स्ट्रेंथ है तो उस हिसाब से ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई उसमें थोड़ा रिजल्ट की कमी रह जाएगी, बट वो रिजल्ट ठीक देगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर अगर लग्न में है, सपोज सन के साथ वीनस है और 5 डिग्री से कम है, तो तब भी वीनस को कंबस्ट मान के उसके सिग्निफिकेशंस नहीं मिलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वीनस कंबस्ट हो जाता है, फिर कंबस्ट हो जाएगा, फिर उसके सिग्निफिकेशंस नहीं मिलते। ओके सर, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।